की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए हैं। अब चारों दरखास्तों की समाअत खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के इदारे तबाह किए जा रहे हैं। मैं आज ये बात अप्रिशिएट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जेक्शंस हटा दिए हैं जो हमारी पिटीशन थी और उसकी बाकायदा हियरिंग शुरू करेगी। इससे कबल 22 अप्रैल को वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में पनामा लीक्स पर कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मैंने एक आला सतही अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस कमीशन के सरबराह होंगे। ये कमीशन अपनी तहकीकात के बाद फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है और इल्ज़ामात में कितना वज़न है। मैं घिसे पिटे इल्ज़ामात दोहराने और रोज़ तमाशा लगाने वालों से कहता हूँ कि वो इस कमीशन के सामने जाएं और अपने इल्ज़ामात साबित करें। इस कमीशन को अपोजिशन ने मुस्तरद किया तो हुकूमत ने कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 22 अप्रैल को दरखास्त की जो 13 मई को मुस्तरद कर दी गई थी। अदालत के अलावा अब यह मामला पार्लियामान में भी गर्म हो गया है। पीर के रोज हुकूमती मुखालिफत के बावजूद सेनेट में पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अपोजिशन जमातों का बिल मंजूर हो गया। यह बिल गौर के लिए कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। सेनेट में कायदे इस इख्तिलाफ एतजाज एहसन की तरफ से पेश किए गए बिल की हिमायत में 32 जबकि मुखालिफत में 19 वोट आए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने बिल की मुखालिफत की और कहा कि इसमें बहुत से नकाइस हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती इत्तेहादी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने बिल की हिमायत की जबकि अपोजिशन में शामिल बीएनपी मेंगल के सेनेटर जहांजीद जमालदीनी ने इसकी हिमायत से गुरेज किया। यह तो ही अदालत और पार्लियामेंट की बात। सड़कों पर भी तहरीक इंसाफ 30 सितंबर से मैदान सजाने जा रही है। यह फैसला कुन वक्त है। अगर हमने हुक्मरानों का एहतसाब अब ना किया, ये हमारा मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। ये है वक्त कि मियां साहब से हम पूछें कि मियां साहब जवाब दो, आप जवाब दो। ये ना कहें कि जनाब सरों का एहतसाब करो, ये ना कहें कि 200 लोगों का एहतसाब करो। मियां साहब एहतसाब आपका होगा, आपको आपने जवाब देना है। पनामा में ऑफशोर कंपनीज में आपका नाम आया, आपके बच्चों का नाम आया, आपकी तस्वीर सारी दुनिया में आई है। मियां साहब ने कहा कि अगर ये साबित हो गया मैं घर चला जाऊंगा। मियां साहब आप घर नहीं जाएंगे, आप जेल में जाएंगे। अब ये हुकूमत की समझदारी का इम्तिहान है कि वो तीनों महाजों पर किस तरह मुखालिफिन का मुकाबला करेगी। किसी एक महाज पर भी छोटी सी गलती की बड़ी सजा मिल सकती है क्योंकि 3 महाज हो गए हैं, पार्लियामान भी है, अदालत भी है और सड़कों पर भी एहतजाज होने जा रहा है। और वज़ीर आज़म की तकरीर का जिसका मैंने हवाला दिया उसकी मैं तस्दीक कर दूं, गलत मैंने डेट अनाउंस कर दी। 5 अप्रैल को वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी और 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट से फिर उन्होंने दरखास्त की थी कमीशन बनाया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि पहले सब मिलकर एक फैसला कर लें कि क्या करना है और उसके बाद अदालत के पास आएं। बहरहाल ये मैंने कहा कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे दे। लेकिन लेटेस्ट क्या है और क्या हो रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब, उनसे बात करते हैं। हामिद खान साहब, पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को पनामा लीक्स के हवाले से क्या रिक्वेस्ट या पिटीशन गई है? उसमें हमारी जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने सदा ये की है कि आप पनामा लीक्स का जो स्कैंडल है उसमें आप इंक्वायरी होल्ड करें और देखें कि करप्शन का जो स्कैंडल है इसमें कौन कौन लोग मुलविस है और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। क्योंकि हमारे हमारे इत्तलात के मुताबिक और हमारे पास जो मटीरियल है वो ये बताता है कि वज़ीर आज़म और उसकी फैमिली पनामा स्कैंडल में इन्वॉल्व है और बहुत पैसे जो है मुल्क से निकाले गए हैं बाहर जायदादें खरीदने के लिए ऑफशोर कंपनी के जरिए। लिहाजा ये मामला खुल के जो है इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद कौम के सामने ये मामला लाया जाए और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भी इसमें मुलविस पाया जाता है। इस दरखास्त से आपका मकसद क्या है कि क्या हो, सजा दी जाए, क्या किया जाए? और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है जुडिशल कमीशन बनाने का तो फिर आप इसको मानेंगे? देखिए, जुडिशल कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है उस पर तो हमारा स्टैंड बड़ा वाज़ेह है
हमने पहले दिन से कहा कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, लेकिन हमने उसके साथ साथ ये कहा कि जुडिशल कमीशन के लिए जब तक वाज़े टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं होंगी तब तक जुडिशल कमीशन को मान नहीं रखता। दूसरा, जब तक जुडिशल कमीशन को काफी मुकम्मल इख्तियारात नहीं होंगे कि वो हर तरह की जो मुल्क के अंदर और बाहर जो एजेंसीज हैं उससे एक इंक्वायरी यानी तफ्तीश वगैरह करवा सके, तब तक उसके बगैर तो कोई फायदा नहीं। जिस कानून के तहत वज़ीर आज़म साहब और उनकी पार्टी ये चाहती थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो हमारे नजदीक नाकाफी था और काफी उससे जो है कमीशन अपना रोल फाल तरीके से अदा नहीं कर सकता था। सो जुडिशल कमीशन के हम हक में है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने बनाई है ज्वाइंट अपोजिशन ने, उसके मुताबिक इंक्वायरी हो और इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है उसके बारे में भी हमने कानून साजी बना के दी हुई है कि इस तरह का कानून बनाया जाए जिससे कि एक वाकई ही एक मौसर किस्म का जुडिशल कमीशन और उसके तहत इंक्वायरी हो सके। अच्छा हामिद खान साहब, अब अगर सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स इंक्वायरी की समाअत होगी तो पीटीआई जो है वो अपना सड़कों पर जो एहतजाज है क्या मुलतवी कर देगी? देखिए, हमें ये तो कहीं नहीं कहा कि अगर हमें कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है तो फिर हम जो अपना प्रोटेस्ट है सड़कों पे ये हम नहीं करेंगे। ये दोनों ही एक कानूनी तरीके हैं अपने तहरीक को आगे ले जाने के लिए। तो वो बहरहाल ये पार्टी डिसाइड करेगी। 30 सितंबर वाले जो हमारा इवेंट है इसका तो फैसला काफी पहले हो गया था। अब देखा जाएगा कि इस केस में कैसे प्रोग्रेस चल रही है, फिर उसके मुताबिक ये फैसला किया जाएगा कि आया हमने मस्जिद सड़कों पर जो अपनी है एहतजाज वो किस अंदाज से जारी रखना है या नहीं। ये फैसला हम 30 तारीख के बाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सीनियर रहनुमा भी हैं तहरीक इंसाफ के और बहुत सीनियर लॉयर भी हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, मेरे भाई लॉयर्स हैं तो वो भी मुझे बता रहे थे कि हम जियो पाकिस्तान लॉयर्स में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इस वक्त तो लॉयर्स भी बिजी होते हैं कोर्ट्स में, लेकिन जब उनको टाइम मिलता है तो बार्स में आते हैं जहाँ वो कोई हल्का सा नाश्ता वगैरह या बैठ कर बात कर रहे होते हैं, खबरें देख रहे होते हैं। तो तमाम लॉयर्स जो हमें देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। क्या हाल है? इट्स गुड टू नो दैट पीपल आर वाचिंग अस। फिर आपको हमारी जो अगली खबर तो नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो भी अच्छी लगेगी, विच इज रिगार्डिंग फूड। लेकिन उसामा की बड़ी फेवरेट डिश है तो उसामा ने बड़ा कहा कि ये मैं बताऊंगा। हाँ, अब आजकल खाने का जो है ना मेरे ऊपर वो डाल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सारी बातें आप जो खाने का कह रहे हैं। आज ही हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं अचार गोश्त। एक बाउल में नमक, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, कुटी हुई लाल मिर्च, मेथी दाना, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, धनिया, कलौंजी और जीरा मिक्स करके अचार गोश्त मसाला बना लें। एक चम्मच नींबू के रस में थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला मिक्स करके रख दें। बाकी मसाले में दही, अदरक लहसुन पेस्ट और आधा किलो बोनलेस बीफ मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दें। 6 बड़ी हरी मिर्चों के बीज निकालकर इनमें नींबू का रस वाला मसाला भर दें। थोड़े से तेल में कुचले हुए टमाटर फ्राई करें। इस मसाले में भिगोया हुआ गोश्त और पानी डालकर गोश्त गल जाने तक पका लें। इसमें मसाले भरी हरी मिर्चें डालकर मजीद 5 मिनट पका लें। अरे वाह, मैंने नोट किया है ये जो हमने रेसिपी आपको अचार गोश्त की दी है, एग्जैक्टली मैं भी इसी तरह पकाती हूँ, सो सेम टू सेम। वाह जी वाह, आई जस्ट नोटिस दिस इज एग्जैक्टली। चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जायका आपने मेरा Same खाना तरीके से खाया बना नहीं और जायका जायके की तो ऐसे ना झूठ बोले दुनिया के सामने। ये मतलब तो ऐसी है जिस तरह कोई कहे कि मैंने बिल्कुल इसी तरह गाना गाया है जिस तरह कोई बड़ा सिंगर गाना गाता है। नहीं, अगर ये कोई कहेगा तो फिर हम इसी तरह एकदम से पकड़ लेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल किसका दे रहे थे? आज हम बात करने लगे हैं दीनानाथ मंगेशकर की बेटी की। दीनानाथ मंगेशकर भी गुलकार थे और अदाकार थे और उनकी बेटी कितनी पकड़ी है दूर से लता मंगेशकर की। आज सालगिरह है और आज
वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, जब हमने लता मंगेशकर की बात कर रहे थे कि इंडिया को क्या हो गया, क्या स्टेटमेंट्स निकल रही हैं, वॉर मॉन्गरिंग की वो बातें कर रहे हैं, बल्कि वॉर मॉन्गरिंग तो वो कर ही रहे हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं। और अब पता ये चला कि वो सार्क में भी नहीं आ रहे वहां के वजीर आज़म। नई धमकियां जो दी जा रही हैं भारत की तरफ से, उनकी हम बात करते हैं। भारत पाकिस्तान की मईशत को झटका देने की साजिश कर रहा है। हुकूमत मोदी के इक़दामात को संजीदगी से ले, पाकिस्तान को नीचा दिखाने, नुकसान पहुंचाने के जुनून में मुब्तला भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कहे पर कारबंद हैं और पाकिस्तानी मईशत पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत चौकन्ना रहना होगा। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। केरला में मोदी का यह खिताब महज लफ्जों की जादूगरी नहीं थी, बल्कि मोदी सरकार ने यह जंग लड़ने के लिए भरपूर तैयारी भी शुरू कर दी है। पीर के रोज भारतीय वज़ीर आज़म ने एक इजलास की सदारत करते हुए इस बात पर गौर किया कि किस तरह सिंध-तास मुआहदे को मनसूख करके पाकिस्तानी जमीनों को बंजर कर दिया जाए। इस रास्ते में खतरात नजर आए तो पाकिस्तान को दिए गए तिजारत के लिए पसंदीदा तरीन मुल्क के दर्जे पर नजरसानी के लिए कल यानी जुमेरात को एक और इजलास बुला लिया ताकि तिजारत के मैदान में भी पाकिस्तान को तनहा किया जाए। इसके अलावा भारत साउथ एशिया फ्री ट्रेड मुआहदे से भी भागने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से छोटे मुल्कों पर दबाव भी डाल रहा है ताकि ये मुआहदा अमलन मुअत्तल हो जाए और पाकिस्तान को मुआशी एतबार से मजीद अकेला किया जाए। यही नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और गुज़श्ता रोज इसने ऐलान किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नवंबर में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद नहीं आएंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने यह भी ऐलान किया कि कुछ दीगर ममालिक भी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करेंगे, जिससे खित्ते के छोटे मुल्कों पर इसके असर और रसूख का अंदाजा होता है। इन हालात में हुकूमत की एक लम्हे की गफलत भी कौम को कई बरसों के नुकसान से दो चार कर सकती है। इसलिए हुकूमत को चौकन्ना रहना होगा और खुद भी हुकूमत को मुसलसल इक़दाम उठाने होंगे इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए। और ये सभी नहीं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो वहाँ काम करते हैं, उनकी फिल्मों में उनके लिए गाने गाते हैं, फवाद खान आप देख लें, मायरा खान देख लें, आतिफ असलम देख लें, अली जफर, मतलब बहुत से हैं अब तो नाम। उनको भी धमकी आना स्टार्ट हो गई, उनको भी ये कहा जा रहा है कि निकल जाओ यहाँ से। मतलब सालों से एक चीज जो चल रही है और आर्ट्स में तो वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि कोई रोक टोक नहीं है, मतलब ये थोरोफेयर चलती रहेगी, उनको भी धमकियां आना स्टार्ट हो गई। बहुत बुरी बात है। अच्छा, एक जिस तरह हम शख्सियात को याद करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत और आर्ट की बात हो रही तो शायर, क्या ज़बरदस्त शायर हैं। उर्दू के मुमताज़ शायर उम्मीद फाजली का हम आज जिक्र करें। उनका असली नाम इरशाद अहमद था और उनके शेरी मजमूए शेरी कलाम पर भी हम जाएंगे, लेकिन उनके बारे में हम आपको थोड़ा और बता दें। 17 नवंबर 1923 को दुबई ज़िला में वो पैदा हुए थे और ज़िला बुलंदशहर में वो पैदा हुए और इब्तदाई तालीम दुबई और मीरठ से उन्होंने हासिल की। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 1944 में वो कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स के महकमे से वाबस्ता हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में सुकूनत इख्तियार की और इसी महकमे से वाबस्ता रहे। अच्छा उसामा, कलाम शायर बाज़ुबान शायर, हर राह गुजर में रखना, पहले इम्कान तबाही को नजर में रखना, फिर कदम इश्क की हर राह गुजर में रखना। आपने जितनी मजे की बात कर दी है, मैं उस पर सकते में आ गया हूँ। हाँ, तो आपने कह दिया ना, कलाम शायर बाज़ुबान शायर। उन्होंने जो कश्मीर के बारे में कुछ कहा है वो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने कैसे कह दिया इतनी खूबसूरत कलाम शायर बाज़ुबान शायर। उसामा, जियो पाकिस्तान में मैंने कुछ सीख ही ली है, ये लिखा हुआ। अच्छा, कश्मीर के बारे में उनका कलाम देखें। सलीबो मख्तलो जिंदा का सिलसिला, दारो सलीबो मख्तलो जिंदा का सिलसिला, कब अहले हुर्रियत के कदम डगमगा सका। दारो सलीबो मख्तलो जिंदा का सिलसिला, कब अहले हुर्रियत के कदम डगमगा सका। है गाजियों के साथ ये कश्मीर की सदा, ऐ बुतगरान हिंद तुम्हें काश हो पता। है गाजियां के साथ ये कश्मीर की सदा, ऐ बुतगरान हिंद तुम्हें काश हो पता। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है ये जमाना जमाने से हम नहीं।
28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब वो कराची में वफात पा गए थे। और ये जब उनका कलाम सुन रहे थे तो एक बहुत खास बात, क्या ज़बरदस्त उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा है और कितना सही लगता है आज अगर हम देखें इस दौर में। और नसरुल्लाह खान साहब हमें नज़र आ रहे थे, उसमें आपको पता है बहुत बड़े सियासतदान थे पाकिस्तान के, उनकी बरसी आने वाली है, उस पर भी हम बात करेंगे। ताबिश देलवी साहब भी पीछे बैठे हुए नज़र आ रहे थे हमें, और उनकी हाल ही में बरसी गुजरी तो हमने उनकी भी बात की थी। हमने बात बिल्कुल की भी थी, तो बड़े सेलिब्रेटेड लोग हमने एक विजुअल में देखे। लेकिन टॉकिंग ऑफ सेलिब्रेटेड लोग एंड सेलिब्रिटीज, उसामा आपको पता है कि डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वो एक बहुत ही मुश्किल, अगर दुनिया में आप ट्रॉमास के बारे में पढ़ें तो डिवोर्स को हमेशा सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट मोर देन डेथ इसको कहा जाता है कि डिवोर्स बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। लेकिन दुनिया की कुछ बहुत महंगी तरीन डिवोर्सेस भी हैं। वेस्ट में तो बड़ा इक्वल डिवीजन हो जाती है जब डिवोर्स हो रही हो दो पार्टनर्स के बीच में, तो कुछ महंगी तरीन डिवोर्सेस फ्रॉम द वेस्ट आप यहां देखें। चंद रोज पहले ही हॉलीवुड की सफे अव्वल की अदाकारा 41 साल अंजलिना जूली ने अपने 52 साल फनकार शौहर ब्रैड पिट से तलाक और अपने 3 ले पालक समेत 6 बच्चों की तहवील के लिए अदालत से रुजू किया है। मगरबी ममालिक में तलाक के अखराजात अमूमन गैर मामूली होते हैं। जैसे बरतानिया में एक अच्छे वकील की फीस 600 पाउंड फी घंटा होती है और केस के इख्तिताम पर भारी रकम अलग से अदा करना पड़ती है। बरतानिया में कारोबारी शख्सियत सर क्रिस ओवन के पास सबसे महंगी तलाक का रिकॉर्ड है। उन्होंने सन 2014 में अपनी साबिक अहलिया को 33 करोड़ 70 लाख पाउंड का मुआवजा अदा किया था। इसी तरह माजी में झांकी तो हॉलीवुड फिल्म स्टार और कैलिफोर्निया के साबिक गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को अपनी अहलिया मारिया स्ट्रेवर से अलहदगी के लिए 20 करोड़ डॉलर से जायद की रकम देना पड़ी थी। फार्मूला 1 ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नी एक्लेस्टोन ने अपनी उम्र से 28 बरस छोटी अदाकारा स्लोवेका से शादी रचाई, मगर इसका इख्तिताम भी तलाक पर हुआ और इस अलहदगी के लिए बर्नी को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर से महरूम होना पड़ा। मशहूर गोल्फ स्टार टाइगर वुड्स को एलन नॉगडन से अलहदगी के लिए 8 माह तक अदालत के चक्कर लगाना पड़े और बिलाखिर इनमें भी तलाक का मामला 11 करोड़ डॉलर में तय हुआ। अमेरिका की मशहूर साबिक बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन और जोनेता जॉर्डन में तलाक के मामला 16 करोड़ 80 लाख डॉलर्स में तय हुए। इसी तरह मेल गिब्सन और रॉबिन मॉल गिब्सन में तलाक का मुकदमा 40 करोड़ 25 लाख डॉलर्स, स्टीफन स्पीलबर्ग और एमी आयरिंग में 10 करोड़ डॉलर्स, केविन कॉस्टनर और सिंडी सिल्वा में 8 करोड़ डॉलर्स, डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप में 2 करोड़ 5 लाख डॉलर्स, जबकि लायनल रिची और डियाना रिची में 2 करोड़ डॉलर्स की रकम के एवज अलहदगी के मामला तय पाए। मौजूदा दौर की बात करें तो कानूनी माहिरीन ने स्काइप, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स को रोज बरोज खराब होते अज़दवाजी ताल्लुकात की बड़ी वजह करार दिया है, बल्कि बाज माहिरीन ने तो सोशल मीडिया को शादी के लिए बारूदी सुरंग तक कह डाला है। एक तो ऑलरेडी इतना सैड अफेयर और इतने ज्यादा पैसे भी आपके जाया हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे महंगी जो अगर डिवोर्स होनी थी, होते होते रह गई वैसे, तो वो बिल गेट्स और उनकी वाइफ की थी, क्योंकि उसमें मेलिंडा गेट्स की, और उसमें यही पता चला था कि 90% ऑफ ऑल द एसेट्स जो थे वो फिर मेलिंडा को ही मिले थे। लेकिन सबसे बड़ा ज़िया जो मैं कहती हूँ, जो बेचारे ख्वार हो जाते हैं सारी सिचुएशन में, वो बच्चे होते हैं। डिवोर्स पेरेंट्स के बच्चे, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये बहरहाल बहुत खतरनाक चीज है। अच्छा जी, हम अब ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद और बहुत सी खबरें, इसलिए कहीं मत चाहिए। जब पिछला धरना हुआ था, आपको याद है कितने करीब थे दो रहनुमा, और कभी कोई सोच सकता था कि इनमें भी दूरियां आ सकती हैं, और अब ऐसा हो रहा है। सियासत अजीब खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपको बताते हैं कि अब होने क्या जा रहा है और अभी हो क्या रहा है। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां अब नाराजगी में तब्दील होती जा रही हैं। इमरान खान को सोचना होगा। अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर ने एक बयान में कहा कि इनकी जमात अब रायवंड मार्च में अलामती तौर पर भी शिरकत नहीं करेगी। यह मौक़िफ़ इमरान खान के रिश्ता मांगने से मुताल्लिक बयान के बाद सामने आया है। जो आपसे नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि आपसे मुलाकात करके तमाम मामला तय हो, तो उनसे कोई राब्ता आप करेंगे और 30 के धरने की बाज़ाब्ता दावत के लिए आप खुद उनसे मुलाकात जी, मैं ये नहीं जानता कि नाराजगियां क्या है। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। मुल्क का मसला है, तो ना पता नहीं नाराजगी किस चीज की है। सारों को दावत है फिर से। इस बयान का इतना सख्त रद्द-ए-अमल देखा गया है तो खान साहब को अपने बयान की वजाहत तो करनी ही पड़ेगी। कादरी साहब को कैसे मनाएंगे? कोई है फार्मूला आपके पास? फिर अब फिर बात करें मनाने की, फिर मैं कुछ कह दूंगा तो वो कह देंगे कि देखे ना वो कोई और दूरियां हो गई। असल में इसमें कोई दूरियां नहीं है। बात यह है कि एक उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है,
और ये कहना कि जी कोई नाराजगी है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, कोई नाराजगी नहीं है। ये नाराजगियां और वजाहतें तो 2-4 दिन पहले की बातें हैं, लेकिन 3 सितंबर को जब तहरीक इंसाफ ने लाहौर और अवामी तहरीक ने रावलपिंडी में अलग अलग मैदान सजाए थे, तभी महसूस हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। इन्हीं हालात में इमरान खान ने रावण मार्च का ऐलान किया और फिर इसकी तारीख भी तब्दील की। गिलगित बल्तिस्तान से लेके फाटा से लेके पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान से लेके आजाद कश्मीर से लेके सिंध से लेके मैं सारों को दावत दे रहा हूं कि 30 तारीख को आपने रायबंद पहुंचना है। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपने उसूली मौक़िफ़ का सहारा लेते हुए अपने देरीना साथी का साथ देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, आपने मेरे से वादा करना कि जब तक हम इन दोनों भाइयों का इस्तीफा नहीं लेते हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये दोनों रियल कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं। ये सियासी एतबार से कजन्स हैं, 2 भाइयों की औलाद हैं। एक का नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी, बड़ा भाई उम्र के एतबार से, दूसरे भाई का नाम इमरान खान, उम्र में मुझसे छोटा और कद के एतबार से वो बड़ा भाई है। पैट और पीटीआई के कारकुन दोनों कजन्स हैं। इकट्ठे जीना और इकट्ठे मरना और इकट्ठे टकराना और इकट्ठे लड़ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से रोक नहीं सकती। ये जुमले सुनाने का मकसद ही ये था कि जिस इनकार की मैं बात कर रहा था, कोई सोच सकता था कि तारुल कादरी साहब की तरफ से इस तरह का इनकार भी सामने आ सकता है। दोनों तरफ से क्या बयानात अब आ रहे हैं, हैरान कुन है। अपनी जंग वकार के साथ लड़ेंगे, अखलाक के साथ लड़ेंगे, अपनी कदरों के साथ लड़ेंगे। लिहाजा रायबंद मार्च हम नहीं करने लगे, न अब न आगे बाद अज़ान। हमारे पास 2 राउंड मौजूद हैं, मैंडेट मेरे पास है, ये फैसला बतौर कायद के मैंने किया है। कुछ रहनुमाओं का सोशल मीडिया पे भी आपस में टाकरा हो रहा है, उसमें श्री मज़ारी हैं, रहीक अब्बासी आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो अब क्या होने जा रहा है, आइंदा क्या होगा? हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद है, इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। नियाजी साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। कुछ अर्सा पहले भी आपने हमारे शो पे कहा था कि इमरान खान और ताहिरुल कादरी एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और इसकी वजह क्या है? शुक्रिया बहुत बहुत हमा और उसामा। देखिए, आज जो कुछ आपने बता दिया है, दिखा दिया है, उसके बाद कितनी गुंजाइश बनती है? 2 कजन को तो आपने जो है उनकी सारी गुफ्तगू बता दी है, 2 सगे भाइयों के बेटे थे। चलो तीसरे कजन को भी आप शामिल कर ही लें अपनी गुफ्तगू में। देखिए, ये बात जो है ना, ये मैरिज ऑफ पर्सनल कंफर्ट एंड इंसान, जैसे कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये मफादात के लिए इकट्ठे हुए थे। बाकी इन दोनों के एक दूसरे के बारे में जो जज्बात हैं, इमरान खान को किसी लम्हे तारुल कादरी साहब की पूरी शख्सियत क्या है, और तारुल कादरी साहब का इमरान खान के बारे में बयान ही यही रवैया था या यही ख्याल था। मैं क्योंकि दोनों के ख्यालात को बखूबी जानता हूँ, शायद मैं वाहिद आदमी हूँ कि दोनों के ख्यालात एक दूसरे के बारे में जानता हूँ। तो जो कुछ हुआ है, तारुल कादरी साहब अपना एजेंडा था, ये जो सितंबर का महीना था ये बड़ा अहम था, इसको टारगेट किए हुए थे 2 महीनों से। तारुल कादरी को पता चल गया, कुछ इशारा तो मिल गया कि भाई आप जो मसले मसाइल थे वो उस तरह नहीं हो सकते। इमरान खान फर्क किस्म की शख्सियत है, उनको अपने फर्क तरीके की फेस सेविंग चाहिए होती है। तारुल कादरी साहब का फेस सेविंग कोई इशू नहीं होता, धरने से भी वो ऑल ऑफ ए सडन एक लम्हे उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के पास धरने में भी कोई एग्जिट प्लान नहीं था। जब वो बैठ गए थे तो वो ये नहीं पता था यहाँ से फारे कैसे होना है, और जब उन्हें जाती उम्र का सोचा और सारी चीजें उनको तितर बितर हो गई या उस तरीके से ना हुई जिसे वो अंजाम देना चाहते थे,
तो चनाचे आप और उनके पास मार्च हुआ, जलसा हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता होना क्या, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो लोग मुझसे राब्तों में है वो बता रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता वहां जाके धरना होगा या मार्च होगा या जलसा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आपका वक्त हमारे पास कम है। अब जिस तरह आप तीसरे कजन की बात कर रहे थे, गालिबन आपका इशारा शेख रशीद साहब की तरफ था, उनकी कोशिशें बहरहाल जारी हैं कि दोनों का कहिए, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, लिहाजा आप देखें जियो हेडलाइंस, हम उसके बाद मिलते हैं। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं और हम क्या बात उनसे करेंगे, मेरा ख्याल है आपको हाँ ठीक है, ये जुमला मैं कहना चाह रहा था, आपने याद करवा दिया। टॉप स्टोरीज देखें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे शानदार फतह की। ना तफ्तीश पूरी होती है, ना अदालतों को मौका दिया जाता है, जाली पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों मुल्जिमान मार दिए जाते हैं। इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट फौरी इक़दामात का तकाजा करती है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के अहम ऑपरेशंस मुकम्मल हो गए। पाक अफगान सरहद मजीद महफूज बना दी गई। पाक फौज ने कमाल काम किया। अब दीगर मराहल भी ऐसे ही मुकम्मल हो जाएं तो अमन का ख्वाब हकीकत बन सकता है। और सरफराज सुरखरू हो गए। अजहर अली का बड़ा इम्तिहान सर पर आ गया। वेस्ट इंडीज कमजोर टीम नहीं, वनडे में हराना आसान ना होगा। हमारे साथ हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनके चेहरे से ये देखें आप, खुशी नजर आ रही है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मैं भी बहुत खुशगवार सुबह, क्योंकि जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो कंट्रोल लाइन पर टेंशन, सियासी तनाव, लेकिन उसी टेंशन की जो हमारी खबरें हैं उसमें एक खुशगवार क्लीन स्वीप नजर आ जाए। क्लीन स्वीप। और हम लोग चूंकि स्पोर्ट्स पेजेस पे ज्यादा होते हैं, जिस दिन हमारी स्टोरी टॉप पे आती है तो सोचते हैं कि चलें हमें भी मौका मिला ऊपर आने और हमेशा मतलब खुशी की स्टोरी हो तो क्या ही बात है। और खुशी की बात करने आप हमारे साथ आए। उसामा के पास बड़े टेक्निकल सवाल होंगे, लेकिन मैं एक बड़ा मासूमाना मेरा तो उसामा से सवाल है कि आपने वेस्ट इंडीज की जो मैरून कलर को प्रमोट किया है, मैरून टाई पहन के। हाँ वैसे उसामा, आई एम सॉरी टू से, मैं बिल्कुल रेज ना करती, भट्टी साहब ने कर ही दिया है, तो आपने हमारी तरह ग्रीन क्यों नहीं आज पहना? देखिए वेस्ट इंडीज के बहुत से खिलाड़ी पीएसएल में भी हैं, देखा वो, तो वो मैं उनके लिए देखिए कंसोलेशन के लिए कि इसलिए कि आपको पता है वो आंद्रे रसल आते हैं, तो उनको जरा मैंने कहा कि उनको सपोर्ट थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन वो जो प्लेयर है आंद्रे रसल वगैरह, वो तो क्रिस गेल इस टूर्नामेंट सीरीज में तो नहीं, बिल्कुल इस सीरीज में नहीं थे, तो लिहाजा बिल्कुल आपकी बात में कोई दम नहीं था, आपको ग्रीन पहनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ना तो ग्रीन पहनना होगा, सर से नीचे तक झंडा। भट्टी साहब, हमने क्या मुख्तलिफ चीज की है कि एकदम से हमारी परफॉर्मेंस जो बिल्कुल नीचे जा रही थी, अब हम बिल्कुल टॉप पे, मतलब एक सीरीज को हमने व्हाइट वॉश, क्लीन स्वीप कर लिया, ये किस तरह हो गया? देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से, बहुत बड़ी एक खबर जो आप आज टॉप स्टोरी बनी है कि यही टीम 10 महीने पहले इंग्लैंड से इन्हीं ग्राउंड्स पर 3-0 हारी है। बिल्कुल। उसके बाद हमने एशिया कप खेला। कल रुमान रईस कराची का बच्चा है, उसको मौका दिया, 3 ओवर्स में 11 रन दिए। नवाज, खालिद लतीफ, शर्जील खान, ये बिल्कुल एक न्यू लुक टीम है। भट्टी साहब ये क्या कि उमर अकमल गए हैं, उनको मौका ही नहीं मिला खेलने का, नवाज की बैटिंग नहीं आ रही, इमाद वसीम को अपनी बैटिंग टैलेंट दिखाने का मिला, तो ये अच्छी बात है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो अच्छी है कि हमारे पास बैकअप टैलेंट नहीं था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने नए लड़कों को चांस दिया। मुझे पता है कि शाहिद आफरीदी को सरफराज अहमद जो इंग्लैंड का T20 था उसमें लेना चाह रहे थे, लेकिन इंजमामुल हक ने कहा कि क्या शाहिद आफरीदी अगले 2 साल तक इस टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि हम तो प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप की। तो जब सरफराज ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर यंगस्टर पे जाएं, उन लड़कों पे जाएं जो अगले 2 साल पाकिस्तान टीम को सर्व करे। मेरा ख्याल मुश्किल डिसीजन है, लेकिन अच्छे डिसीजन है, और उन लड़कों ने प्रूव किया कि पाकिस्तान में टैलेंट है और पाकिस्तान की क्रिकेट एब्सोल्युटली। और अगर आप पिच पे कल देखते तो वो एनर्जी जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, एंड यू कुड टेल, अगर किसी को ना भी पता हो कि ये प्लेयर्स डिफरेंट हैं तो एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। फील्डिंग कैसी लगी आपको? देखिए फील्डिंग बहुत अच्छी फील्डिंग, और पाकिस्तान के जो फील्डिंग कोच है स्टीव रिक्सन, ये 4 साल ऑस्ट्रेलिया के भी फील्डिंग कोच रहे, और फील्डिंग के बड़े रखे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसामा पाकिस्तान टीम ज्वाइन करने से सवाल ये करना है अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, आज का माजिद खान कौन है?
मेरा ख्याल में आज के मिसबाउल हक को कह सकते हैं, लेकिन उनका बैटिंग स्टाइल, एक जो माजिद खान का जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो उसके बाद फिर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं बना, कि उन्होंने 1976-77 में नेशनल स्टेडियम कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ लंच से पहले सेंचुरी स्कोर की 2 घंटे में टेस्ट मैच में। उस वक्त ना T20 था और वनडे क्रिकेट की अभी इब्तिदा हुई थी, तो 2 घंटे में टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाना। और माजिद खान थोरो जेंटलमैन, मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा क्रिकेटर, बहुत ही ऑनेस्ट आदमी, उसूलों पर सौदेबाजी ना करने वाले। मेरा ख्याल में माजिद खान फिर अपनी जात में माजिद खान उनकी तरह कोई नहीं हो सकता। अब्दुल मजीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हम दुआगो हैं कि वनडे में भी हम आपसे इसी तरह बातें कर रहे हो, और खुशी की बात है। एग्जैक्टली, जीत की बात होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फिर ही मजा आता है ना कि मतलब हम सेलिब्रेशंस कुछ कर रहे हो। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं, आज कुछ दिन किसी चीज के लिए मनाया भी जा रहा है। आज वर्ल्ड रेबीज डे है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुत्ते के काटने के मर्ज, रेबीज से आगही जो है, उसका दिन मनाया जा रहा है। और कराची के जिना अस्पताल में ही हम आपको बताना चाहते हैं, सालाना 6000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने के बायस अस्पताल लाए जाते हैं। 6000, दैट इज अ बिग नंबर। और तफसीलात जो हैं वो खावर खान की रिपोर्ट में आप जरा देखें। कराची की आज कोई गली ऐसी नहीं जहां गंदगी के ढेर न हो और उस पर आवारा कुत्तों की बहुतात। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते जहां राह चलने वालों को परेशान कर रहे हैं, वहीं उनके काटने से रेबीज का मर्ज भी फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रेबीज एक ऐसा जरसूमा है जो पाकिस्तान में ज्यादातर कुत्ते के काटने से होता है, जिसकी अलामात में घबराहट, डर का महसूस होना, मुंह से झाग का निकलना और जिस्म में दर्द शामिल है। दिमाग की सूजन हो जाती है और फिर आदमी जो है वो पानी से भी डरता है, हवा से भी डरता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि किसी जानवर ने काटा है तो सबसे पहले तो घर पे उसको साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए, और कोई घरेलू टोटका जैसे मिर्चें लगा ली, नमक लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिना अस्पताल में गुज़िश्ता 25 सालों से शहर की सबसे बड़ी डॉग बाइट क्लिनिक में सालाना 6000 से ज्यादा अफराद कुत्ते के काटने के बायस लाए जाते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रेबीज से बचाव सिर्फ एहतियात और वैक्सीनेशन है। सेल कल्चर वैक्सीन है जो 5 डोजेस लगते हैं पेशेंट्स को, और कैटेगरी ऑफ वुंड देखने के हिसाब से आप इम्यून ग्लोबुलिन भी लगाते हैं। वो पेशेंट्स जिनको के वैक्सीन नहीं लगा होता वो और उनको रेबिड एनिमल ने काटा हो, वो रेबीज का शिकार हो जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई इलाज नहीं है और उनकी डेथ हो जाती है। कराची में रवां साल जिना अस्पताल में 10 जबकि दीगर अस्पतालों में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद रेबीज के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। एक जानिब कुत्ते के काटने के बाद जहां फौरी तौर पर इसके खिलाफ वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है, वहीं दूसरी जानिब हुक्काम को भी शहर में घूमने वाले पागल कुत्तों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई भी करना होगी। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। आपने इसमें बहुत ही खास बात नोट की कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको कुत्ता काट ले तो कोई टोटका वगैरह ना करें, उस पर यकीन ना करें और आप फौरन हॉस्पिटल जाएं और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें, तो वही बेहतर हाल है। क्योंकि मुझे इस पर लतीफ़ा भी याद आ रहे हैं। लेकिन लतीफ़े से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेट भी है ना, मतलब हम तो स्ट्रे डॉग्स की बात करें, अगर आपका घर में कोई पेट कुत्ता भी है जिसको आपने वैक्सीनेशन वगैरह करवाई हुई है सब कुछ, इवन देन अगर वो आपको काटे तो आप हॉस्पिटल जरूर जाएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने अच्छी बात कही है। क्योंकि बाज़ लोग कुछ टोटका करते हैं तो उसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, बस बहुत टाइम कम है तो मैं जल्दी सुना रहा हूँ कि एक शख्स ने कहा कि मुझे एक सियाने ने कहा कि भाई कुत्ता पड़े तो आप बैठ जाते, कुत्ता पड़े थे बैठ जाइए। उसने कहा कि बस मैं आइंदा किसी सियाने की बात पर अमल नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा जी बस मुझे कुत्ता पड़ा है, मैं बैठ गया। उन्होंने कहा तो फिर क्या हुआ? तो बस कुत्ते ने मेरे साथ कुत्ते वाली की। तो इसलिए टोटके जो ये दिस इज द वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस या फिर ये कोई जोक जितने दिल से आपने सुनाई है? ये लतीफा था, आप मेरे ऊपर एक्सपीरियंस, जितनी बातें मैं करता हूँ क्या एक्सपीरियंस के लिए? आई डोंट नो, लेकिन यू नो ही लव्स कुत्ते। एक्सीडेंट वाला आज वाकई एक्सपीरियंस था। हाँ, वो तो हमने आपको दिखाया भी है। टॉप स्टोरीज पर आ जाते हैं। हमारी टॉप स्टोरीज में एक खबर शामिल है, इंसानी हुकूक की एक रिपोर्ट आई है और परेशान कर देने वाली रिपोर्ट है। पुलिस के हाथों मुलजिम मारे जा रहे हैं, तशद्दुद की इंतहा हो रही है। इंसानी हुकूक तंजीम की रिपोर्ट संगीन है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की पुलिस तवातुर के साथ
साथ मावरा अदालत कत्ल, तशद्दुद और बिला जवाज गिरफ्तारियां करने पर अमल पैरा है। लिहाजा सूबाई और वफाकी हुकूमतें फौरी तौर पर कम वसाइल पर मबनी फोर्सेज की इस्लाहात के लिए इक़दाम करें। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी 3 सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 30 से ज्यादा पुलिस अफसरान और 50 मुतासिरीन समेत बदसलूकी के गवाहान से किए गए इंटरव्यूज की बुनियाद पर मबनी रिपोर्ट में शवाहिद दिल हिला देने वाले हैं। जैसा कि 2015 में 2000 से ज्यादा अफराद नाम निहाद मुकाबलों में मारे गए, इसी तरह पुलिस का कहना है कि अक्सर वो खुद को बासर अफराद की गुलामी में पाते हैं जो अपनी ख्वाहिशात के लिए कवानीन तोड़ते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर ब्राय एशिया ब्रैड एडम्स के बकौल पाकिस्तान को गंभीर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, जिन्हें हुकूक का एहतराम और जवाबदेह पुलिस फोर्स के जरिए ही बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। 2013 से कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की जानिब से तालिबान जंगजुओं, जराइम पेशा नासिर और मुसल्लह सियासी कारकुनों के खिलाफ छापों के बाद से मुकाबले में हलाकतों का सिलसिला बढ़ गया है, जिसके बाद पुलिस और सिपाहियों का दस्ता यह दावा कर देता है कि वो अपना दिफा कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पसमानदा ग्रुपों से वाबस्ता मुहाजिरीन, गुरबा और मजहबी अकलियतें और खाना बदोश पुलिस की पुरतशद्दुद बदसलूकी के खतरे में है। सीनियर हुकाम ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि अक्सर जिस्मानी तशद्दुद इसलिए किया जाता है कि पुलिस पेशावराना तहकीकात और फॉरेंसिक तज्जियाती तरीकों से ना आशना है और फिर गैर कानूनी तरीकों का सहारा लेकर मजबूरी में मालूमात हासिल करके इकरार जुर्म करवाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें पुलिस फोर्स को बेहतर बनाने और उस महकमे में एहतसाब का अमल मुतारिफ करवाने में कामयाब नहीं हुई हैं। गुज़श्ता हफ्ते ही पाकिस्तान के वफाकी मुहतसिब के सेक्रेटरिएट से जारी होने वाली एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि महकमा पुलिस के तकरीबन 90% अहलकार मतलूबा मयार के मुताबिक पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार भी नहीं। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत कई मुकदमात में भी पुलिस की इस्तेदाद अधिकार बढ़ाने से मुतालिक मामलात को उजागर किया जाता रहा है और यह बड़ा अहम मामला है। और इस पे हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान के डायरेक्टर सरूप एजाज। सरूप, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि ये पुलिस टॉर्चर के जो वाकयात हैं ये सबसे ज्यादा कहां नजर आए? ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जो 3 सूबों पे रिसर्च करती है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, हमने देखा वैसे तो ये वाकयात तमाम सूबों में ही हुए हैं, पर बिलखसूस खासतौर पे पिछले 1-2 साल में कराची में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद के वाक़े तेजी आई है। शिकायत मिली हैं और किस तरह के लोग पुलिस मुकाबलों में मारे गए? पुलिस के जानिब से मावराए अदालत कत्ल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो तादाद है, वो इंसानी हकूक़ की कमीशन पाकिस्तान की के मुताबिक 2015 में 2000 से ज़ायद हैं। इनमें से बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि दहशत गर्दों की है। ज़्यादातर हमने देखा जो रिपोर्ट्स हैं मावराए अदालत कत्ल की, वो उन लोगों की हैं जिनको आप आम जराइम में या क्रिमिनल्स की हद तक, तो लगता है ऐसे है कि जो पुलिस है वो बजाय कि तफ्तीश करने की या अदालतों की सजा दिलाने की, ये ट्रेंड के वो इंसाफ वो जिसको वो समझते हैं कि वो जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के वो खुद ही ये फैसला सादिर कर दें पुलिस वाले, वो अरूज पे है। स्वरूप, जब पुलिस मुकाबलों में हलाकत होती है जिसको इनकाउंटर भी कहा जाता है, तो सबसे बड़ी वजह क्या सामने आई इसकी? पुलिस मुकाबलों में हलाकतों की सबसे बड़ी वजह तो ये है जिसको हम कहेंगे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हमने देखा कि पुलिस मुकाबलों में जो अफसरान जिन पे ये इल्ज़ाम लगे, जिन पे इल्ज़ाम तवातर के साथ लगते रहते हैं, उनको सजा दिलाने की रेशो ना होने के बराबर है। दूसरा, हमने देखा कि सियासी लीडरशिप जो है वो इनकरेज करती है, बजाय कि वो इसको रोकने की कोशिश करे। हुकूमतें जो हैं पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों में वो पुलिस को इनकरेज करती हैं, या पुलिस पे ये प्रेशर डाला जाता है कि आप परफॉर्मेंस दिखाएं और मावराए अदालत कत्ल करें और हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरूप एजाज साहब आपका, और देखते हैं कि इस बारे में अब क्या इक़दाम किए जाते हैं। बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, तमाम निज़ाम में बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। एक और बात मैं जो करना चाह रहा हूँ, हुमा, मुझे पता है आप खबर पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को हम बता सकें, जो आप हम दोनों को देखते रहते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक टीम वर्क होता है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, जिसमें कैमरामैन का किरदार बहुत ही अहम है। पैरामाउंट सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि मेजर किरदार जो है वो कैमरामैन का होता है। और फिल्में जब हम देखते हैं, फिल्मों के अक्सर सीन्स को देख के ये पता नहीं चलता कि इनके पीछे कितनी मेहनत गई है, और शायद यही परहैप्स लोग हम दोनों को देखते होंगे, देयर इज अ टीम वर्क बिहाइंड अस। लेकिन इनके पास इनके पीछे कितनी मेहनत होती है, जरा ये एक सीन देखें। फिल्म का एक सीन है और फिल्म में जिस तरह नजर आ रहा है हम आपको वो दिखा रहे हैं।
ये तो फिल्म का सीन था, बड़ा नॉर्मल हमें लगा, हमने देख लिया। अब ये एक्चुअली पिक्चराइज किस तरह हुआ था और जिसका इतना सा सीन आपने देखा, इसके पीछे पीछे क्या क्या हुआ वो भी जरा देखें। ये जो कैमरामैन है ये स्केट्स पे उसने कैमरा उठाया हुआ और वो पीछे जा रहा है। इसीलिए तो वो आप देखें आजकल जो मूवी मेकिंग है वो कितनी रियलिस्टिक लगती है, वो उसके साथ अब लग के है। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। अब तो उस सीन को दोबारा देखना चाहिए। बिल्कुल, आप जरा दोनों सीन्स को साथ देखें और आप देखें कि ये हमने कितने नॉर्मली देख लिया और ये बना किस तरह है। थैंक यू। लेफ्ट पर जो आपको पर्दे पर नजर आएगा फिल्म में वो सीन है और उसको जिस तरह शूट किया जा रहा है, जिस तरह उसको शूट किया हुआ है। बिकॉज अक्सर देखें अब ये हीरोइन जो भी है ये टैक्सी में बैठ गई है और उन्होंने कोई बातें भी करनी होगी, लेकिन चलती हुई टैक्सी में आप किस तरह बताएं। तो जी साथ आपने कैमरा लगा दिया। अच्छा, आज हमारे आबिद भाई कैमरामैन है, जिस कैमरे में भी आप देख रहे हैं ना हमें, इस कैमरे के पीछे मैं और वो एक जगह शूट करने गए तो वो आप चंद दिन में देखेंगे। लिफ्टर पर वो खड़े हो गए, मैंने कहा नहीं भाई मुझे नहीं चलाना आता। मैं कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहते नहीं आप करें। ओह, फिर वो बस मैंने साथ एक एक्सपर्ट को रखा, मैंने कहा भाई ये तो कहते आप कुछ नहीं होता बेफिक्र। ये लोग भी उसी तरह ही बड़ा जबरदस्त। और आपको पता है ना कि इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, लिफ्टर से तो बड़े बड़े लोग गिर भी चुके हैं। तो केस इन पॉइंट, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बहुत सी खबरें बाकी हैं और वक्त कम है, इसलिए एक और अहम खबर में शामिल करने हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बारे में हम बात करेंगे। अहम ऑपरेशंस मुकम्मल हो गए हैं, पाक अफगान सरहद मजीद महफूज है। आर्मी चीफ की सदारत में पेशावर में अहम इजलास हुआ। डीजी ISPR की ब्रीफिंग हौसला अफजा है। पाक अफगान सरहद पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई। अब दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकेंगे। कौम को यह इत्मीनान दिलाया है कि अफवाज पाकिस्तान ने जर्मनी से वतन वापसी पर लौटने वाले आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की सदारत में एक अहम इजलास पेशावर में हुआ है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, TDPs यानी इंटरनली डिस्प्लेस पीपल की वापसी और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। इजलास के बाद DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खबर एजेंसी में अफगानिस्तान के साथ राजगल की पहाड़ियों को दहशतगर्दों से क्लियर कर दिया गया है। अब इस रास्ते से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी मुमकिन नहीं रही। इनके ऊपर जो खास तौर पे जो बर्फ गिराने हैं बिल्कुल पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, वहाँ पर क्लियरेंस हो चुकी है और हमारे सोल्जर्स वहाँ मोर्चेजन हैं और फर्मली इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ इस इलाके से मूवमेंट सील हो गई है और इसी तरह यहाँ से भी कोई उस तरफ नहीं जा सकता। बाकी भी आपको पता है, यहीं पे मैं ये कहता चलूँ कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट में जो पोस्टें बननी हैं, जितनी भी टोटल बननी हैं, उनमें से 20% पोस्टें कंप्लीट हो चुकी हैं और उनमें सोल्जर्स ने, FC ने मिलकर उनमें से कुछ को ऑक्यूपाई भी कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बताया कि पेशावर में वर्सक डैम से मुत्तसिल क्रिश्चियन कॉलोनी और मर्दान कचहरी वाकयात के सहूलतकार पकड़े जा चुके हैं। मर्दान कचहरी वाकये के जिम्मेदारों को अफगानिस्तान से तोरखम पहुंचाया गया है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के 14 वाकयात को नाकाम भी बनाया है। अफगानिस्तान में उस मरकज से ले उसको बॉर्डर तक पहुंचाया, बॉर्डर से उसको एक और फैसिलिटेटर ने लिया और वारसक तक पहुंचाया और वारसक में उसको एक फैसिलिटेटर ने रिसीव किया, अपने घर में रखा और फिर अगले दिन लॉन्च किया। तो ये पूरे का पूरा सवाए उस बंदे के जो अफगानिस्तान में था और बॉर्डर पे छोड़ के वापस चला गया, बाकी जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसी तरह दूसरा बड़ा वाकया मर्दान का था, 3 लोग इसमें शामिल थे। एक वो बंदा था जो अगेन चूँकि प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई, जिसने तोरखम तक उनको पहुंचाया। तोरखम से एक फैसिलिटेटर ने इनको लिया, मर्दान में पहुंचाया। मर्दान में ये जिस घर में रहे वो फैसिलिटेटर और जिसने अगले दिन से वो लॉन्च किया वो फैसिलिटेटर।
ये तीनों भी पकड़े। इन्होंने ये भी कहा है कि अपनी सरहदों को तो हमने महफूज बनाया है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। बात करेंगे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब से। महमूद शाह साहब, डीजी ISPR के मुताबिक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया। आप क्या कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कितनी बड़ी कामयाबी रही? मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब जो है वो बहुत हद तक कामयाब हुआ है, और जब ये शुरू हुआ था तो हमें इतना यकीन नहीं था कि ये इतना ये कामयाब होगा कि इससे आपके मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर इतना असर पड़ेगा कि तकरीबन आप समझते हैं कि हमारे यहाँ से अभी दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है। अभी जो थोड़ा बहुत दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, और वहाँ पर जो तालिबान है, जो पहले पाकिस्तानी तालिबान है, अभी उनका नाम पड़ गया इंडियन तालिबान। उनको वो पैसे देते हैं और वो फिर उनसे पूछते हैं जी कुछ करके दिखाओ, तो आगे कुछ न कुछ वो इधर उधर कोई बम शम रख के कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दहशतगर्दी पाक अफगान सरहद पर महमूद शाह साहब चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं, लेकिन सरहद इतनी लंबी है, कितनी मदद मिलेगी दहशतगर्दी को रोकने में इससे? दरअसल पहले जो दहशतगर्द जो बहुत आसान रास्तों से वो आते थे, यानी ये जो मेन रास्ते थे उनके ऊपर आते थे, अभी इस पे नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे जो यहाँ पर बड़ावेर बेस पे हमला हुआ था, उसके बाद जो है बादशाह खान यूनिवर्सिटी में हुआ था, ये लोग जो है तुर्खम के रास्ते से यहाँ आराम से आए थे। अभी जो है ये मेन रास्ते बंद हो गए हैं। अभी जो छोटे छोटे रास्ते हैं उससे उनकी कोशिश होती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो उसी तरह आज़ादी से नहीं आ सकते। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर हम अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालने में कामयाब हो गए तो फिर जो है वहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी जो है। ब्रिगेडियर साहब, अभी भी कबायली इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा चैलेंज जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को, आप क्या समझ सकते हैं कि क्या होगा? दरअसल यहाँ पर अभी तक चैलेंज जो है, जो हमारे यहाँ अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर हैं, तो वो एक तो हमारे मैशियत के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, और दूसरे जो है वो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में जो संगीन जराइम होते हैं उसमें आमतौर पे यही अफगान इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी यहाँ से अफगान मुहाजिरीन का निकालना है, और हमारी कोशिश है कि इज्जत से वो वापस जाए, अपनी मर्जी से जाए, लेकिन उनके ऊपर बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब आपका। और दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला ही नहीं, पूरी दुनिया का मसला बना हुआ है। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कल की डिबेट्स देखें डोनाल्ड ट्रंप की और हिलरी क्लिंटन, उस पर भी दहशतगर्दी पे बहुत ज्यादा बातें हुई। उसामा, आई डोंट नो आपने कितना इंटरेस्ट लेके वो डिबेट्स देखी हैं, लेकिन बड़ी टेलिंग वो डिबेट्स थी, एंड आई होप जो लोग वहाँ वोट करने वाले हैं वो उस डिबेट से ही बड़ा वाजे हो गया कि कौन ज्यादा सेंसिबल है और कौन बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताऊं कि कल डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान पहला मुबाहिसा हुआ, और अभी तक की रिपोर्ट्स में यही सामने आया है कि लोग समझते हैं कि हिलरी ये मुबाहिसा जो है वो जीत गई हैं। मैं भी बिल्कुल यही समझती हूँ, और ट्रंप ये बात मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन ट्रंप और भी बहुत कुछ नहीं मानते, तो ऐसी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने डिबेट के दौरान बताया कि उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, और देखें जरा। I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament. I have a winning temperament. I know how to win. She does not know how to win. Wait. तो जो ट्रंप हैं वो समझते हैं कि उनका मिजाज और टेम्परामेंट कमाल का है, लेकिन इसकी मिसालें कम ही मिलती हैं। हमने एक्चुअली ढूंढी कि हम आपको दिखा सकें, कुछ ऐसी मिसाल मिली नहीं। ट्रंप तो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं, और इसकी बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे को बर्दाश्त ना करना, ये कमाल की ही बात थी। जरा आप देखें। Don't worry about that baby. I love babies. So I love babies. I hear that baby crying. I like it. What a baby. What a beautiful baby. Don't worry. Don't worry. The mom's running around like, don't worry about it, you know. It's young and beautiful and healthy, and that's what we want. Okay. But look. China, when they devalue... Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. That's all right. Don't worry.
I think she really believed me that I love having a baby crying while I'm speaking. That's okay. People don't understand. That's okay. मतलब कितना कोई ढीठ है ये कि पहले आई एम सॉरी कि पहले बच्चे की तारीफ की कि हाँ मुझे बच्चे बड़े पसंद है और बच्चे की आवाज रोते हुए कितनी अच्छी लगती है, फिर कन्वेंशन से निकाल दिया। मतलब उसकी यंग माँ थी बच्चा। आप क्यों हंस रहे हो सामा? ये कोई हरकत है करने वाली? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं इधर मुंह कर रही हूं, मैं नाराज हो गई। तो लोग दिखाएंगे कि अमेरिकी सदर के जो उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में हुमा अमीर शाह। हम टेम्परामेंट की बात कर रहे थे और टेम्परामेंट तो इनका बिल्कुल नहीं अच्छा। अगर ये सदर बनते हैं तो फिर अमेरिका का भी टेम्परामेंट इट्स टेलिंग। प्लीज आप देख के पहले वो कह रहे थे कि बच्चा रो रहा है कोई बात नहीं, उसके बाद कह रहे हैं बाहर निकालो, उसके बाद अजीब हो गया। आप ब्रेक लें जी और सोचें किसको सदर बनना चाहिए अमेरिका का। आज बड़े सगीर के एक हीरो भगत सिंह की सालगिरह का दिन है, उनको हम आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। भगत सिंह के बारे में कुछ बातें हम आपको बता दें। भगत सिंह आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों से और उसके लिए एक हीरो बने। लाला लाजपत राय एक रहनुमा थे और उन पर लाठीचार्ज जब किया गया वो जख्मी हो गए, तो उसके बाद उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को कत्ल कर दिया था भगत सिंह ने। इससे पहले भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन इसके बाद इस कत्ल के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और 2 साथियों समेत इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ इनकी जद्दोजहद को कोई भूल नहीं सकता और आज़ादी का इन्होंने भी नारा लगाया था। ये इस बात पर यकीन करने लगे थे, बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन इन्होंने आखिर में ये यकीन किया कि पाकिस्तान और भारत जो अब मौजूदा मुल्क हैं, इससे पहले दोनों कटे थे, बर्रे सगीर को आज़ाद होना होगा अंग्रेज़ों से। और इसी ख्वाहिश में और इसी की कोशिशों में उनको आखिरकार सज़ा मिली और उनको आप देखते हैं उन पर कई फिल्में बन चुकी हैं। बिल्कुल, बहुत सी रीएनैक्टमेंट्स हैं उनकी लाइफ स्टोरी पे, बहुत फिल्में बन चुकी हैं। और कहीं भी फ्रीडम फाइटिंग की बात हो, किसी को कंपैरिजन देना हो तो भगत सिंह का नाम जरूर आता है। और जिस तरह आप फिल्मों की बात कर रहे थे, कई कंपोजिशंस भी हैं जिसमें इस तरह के कलाम हमें नजर आते हैं। ए आर रहमान ने भी इस तरह मौसीकी दी है और उसमें भी भगत सिंह को जिस तरह ट्रिब्यूट दिया गया है, तो इस तरह बहुत से लोगों ने, हर किसी ने, तो ही वाज अ हीरो, ही इज अ हीरो, उनको याद किया जाता है। खबरों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अफगान हुकूमत और गुलबदीन हिकमत यार जो वॉर लॉर्ड कहे जाते हैं, उनके दरमियान अमन मुआहदे से क्या तालिबान के खिलाफ महाज मजबूत होगा, ये बहुत अहम सवाल है। अफगान हुकूमत और हिजब इस्लामी के माबैन अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत हिजब इस्लामी गैर मुल्की फोर्सेज के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद से दस्तबरदार होकर सिर्फ सियासी जद्दोजहद तक महदूद रहेगी। अफगान हुकूमत और इसके इत्तेहादी गुलबदीन हिकमत यार का नाम आलमी सतह पर बनने वाली ब्लैक लिस्ट से निकालेंगे। अफगान हुकूमत हिजब इस्लामी के ज़ेरे हिरासत सियासी कैदियों को 2 माह में रिहा करेगी और गुलबदीन हिकमत यार को अफगान जिहाद और आज़ादी के हीरो का लक़ब देगी। इसी तरह अफगान हुकूमत गुलबदीन को 3 सूबों में रिहाइश के लिए जगह और मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। मुआहदे पर हुकूमत और हिजब इस्लामी के नुमाइंदों ने दस्तखत कर दिए, लेकिन इस पर अफगान सदर अशरफ गनी और गुलबदीन हिकमत यार के दस्तखत बाकी हैं। फिर भी मुआहदे को सदर अशरफ गनी की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है, क्योंकि गुलबदीन यार को अफगान वॉर लॉर्ड के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें अमेरिका की जानिब से आलमी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इंजीनियर हिकमत यार की ज़ेरे क़यादत हिजब इस्लामी ने 1977 से 1989 तक रूस के खिलाफ जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया और 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजी दखल अंदाजी के बाद हिकमत यार ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान किया। इसी मुआहदे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करने हैं अफगान उमूर के माहिर रहीमुल्लाह यूसुफ सईद साहब। रहीमुल्लाह साहब, गुलबदीन हिकमत यार और अफगान हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो कितनी बेहतर हो सकती है इसके बाद? ये महाजराई जो अफगानिस्तान में कई सालों से हो रही है, तो उसमें कम से कम एक जो फरीक है वो आइंदा के लिए जंग नहीं करेगा, यही उन्होंने मुआहदा किया है। लेकिन जो जंग के हालात हैं अफगानिस्तान में, उसमें मेरे ख्याल में कोई बेहतरी नहीं आएगी। गुलबदीन हिकमत यार की जो हिजब इस्लामी है वो तकसीम हो चुकी है, उसके कई धड़े हैं, 2 धड़े पहले ही हुकूमत का हिस्सा हैं। सिर्फ हिकमत यार जो थे उनके कुछ लोग जंग कर रहे थे, लेकिन इनकी जो जंगी सलाहियत थी वो बहुत ही कमज़ोर थी। कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे हिकमत यार का असर था, जिस तरह बगलान है, कुंदूज है, वर्दक है, लेकिन वहाँ पर भी इनके जो फाइटर्स थे वो बहुत ही कम थे। कमांडर इनके कोई नामे ग्रामी नहीं था और इन्होंने दावे कभी कभार किए हमला करने के,
और हुकूमत को और गैर मुल्की फौजों को नुकसान पहुंचाने के, लेकिन कई ऐसे दावे जो थे उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। तो मेरे ख्याल में जंग के मैदान में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। अलबत्ता यह है कि जो सियासी मैदान है उसमें इस मुआहदे का तालिबान पर क्या असर होगा? तालिबान ने हमेशा ये कहा है कि ये अफगान हुकूमत कमज़ोर है, बेख्तियार है। असल जो फरीक है, ताकत है, वो अमेरिका है। उससे बातचीत पहले भी हुई है और आइंदा भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हिकमत यार के मुआहदे के बाद तालिबान के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, कोई वो इस जानिब राग़िब नहीं होंगे कि वो भी बातचीत करें। वो समझते हैं कि उनके पास बड़ी कुव्वत है, उनको उम्मीद है कि उनको अफ़गानिस्तान में फतह हासिल होगी, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएंगी। तो हिकमत यार की ताकत वैसी भी कम है और तालिबान तो हिकमत यार के ऊपर बिल्कुल ही एतमाद नहीं करते। कभी इनका इत्तेहाद नहीं रहा, बल्कि आपस में जंगें हुई हैं। तालिबान ने हिकमत यार को शिकस्त दी है। तालिबान ने खुलकर तो हिकमत यार के ऊपर तनकीद नहीं की कि वो अफगान हुकूमत से मुआहदा करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो प्राइवेटली बात करते हैं तो वो हिकमत यार के ऊपर सख्त तनकीद करते हैं। और वो क्या आपको लगता है कि इस मुआहदे के कोई पॉजिटिव असरात जो हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं? अगर पाकिस्तान ने यह बातचीत करवाई होती या मुआहदा करवाया होता तो शायद फिर अफगानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान का एहसान मानती और पाकिस्तान के इस किरदार को सराहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। चूँकि ये काम फ़िलहाल नहीं हुआ तो अफगान हुकूमत की पाकिस्तान से नाराज़गी बरकरार है। अफगान हुकूमत फ़िलहाल तो ये कह रही है कि वो पाकिस्तान से नहीं कहेंगे कि वो मुज़ाकरात करवाए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी तब आएगी अगर पाकिस्तान से कहा गया और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को समझाया या मजबूर किया कि वो मुज़ाकरात करें अफगान हुकूमत से, जंग को रोक दें, तो फिर मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगी। लेकिन इतने हमारे दरमियान मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं और इतनी इल्ज़ाम तराशी हुई है काबुल की तरफ से कि फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, बल्कि इसमें एक नया आंसर भी बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब आपका। चीज़ हम बड़ी क्विकली आपको दिखाना चाहते हैं। आपको पता है ज़रूरत जो है वो इजाद की माँ है, तो इस बच्चे को ज़रा देखें जिसको ड्रमिंग का बड़ा शौक है, ड्रम्स उसको मिले नहीं तो उसने किया क्या, ज़रा ये चेक करें। अच्छा, उसके चेहरे से जो कॉन्फिडेंस है, जो एंजॉयमेंट है ना, उससे नहीं लग रहा कि ये कोई प्रॉपर ड्रम्स नहीं पड़े हुए। उसने अपना पूरा, हाँ जी, क्योंकि टैलेंट आप उसको देखें कि जो चीज उसको मिली है वो उसको बजा किस तरह रहा है। यानी अगर इसके सामने ड्रम्स 80 रख दिए जाएं तो टैलेंट तो इसका बरकरार है। आई जस्ट लव इट। उसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है और उसने कितना दिमाग यूज किया अपने लिए ड्रम किट बनाने के लिए। और बहुत अच्छा ड्रम बजा रहे हैं। देखिए टैलेंट कहाँ कहाँ किस हमें तरह भी कुछ होता है। सीख लेना चाहिए। जियो पाकिस्तान आप देखते रहे, आपको हम दुनिया भर का टैलेंट भी दिखाते रहेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बाय।